धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट बुलेटिन लेकर बहुत दिनों बाद वैसे आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। 7 अहम मामले न्यायालय से, कोर्ट से जुड़े हुए आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक एक खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी मेहनत करके आपके लिए चुना है, आपके सामने रखने जा रहा हूं। छोटी सी एक अपील, पूरा बुलेटिन आपके सामने रखने से पहले अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में धाकड़ खबर कुछ काम कर रहा है, जरा सी भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जिस पे लिखा है सपोर्ट फॉर धाकड़ खबर, हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर हमारे पास आ रही है राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम से। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही 30 दिन के अंदर जो पीड़ित उपभोक्ता है उसको जुर्माने की राशि यानी कि रकम अदा करने का आदेश दिया है और रकम अदा न करने पर अलग से जुर्माने का प्रावधान रखा है। क्या है पूरा मामला वो आपको बता देते हैं। नई दिल्ली के बसंत विहार के रहने वाले हैं, जो रेजिडेंट हैं, उनका नाम है डीपी अग्रवाल। वो अपनी पत्नी के साथ 26 सितंबर 2009, ध्यान दीजिएगा, को यहाँ से न्यूयॉर्क तक गए और उन्होंने 8 अक्टूबर 2009 को वापस के लिए टिकट बुक किया। इस दौरान एयर इंडिया ने उन्हें कहा कि आपको एयरपोर्ट से होटल तक जाने के लिए और होटल से वापस एयरपोर्ट तक आने के लिए हम लिमोजिन लग्जरी कार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जब वो होटल से 8 अक्टूबर को वापस आ रहे थे, वो बार बार कॉल करते रहे। एयर इंडिया ने उनको लिमोजिन लग्जरी कार उपलब्ध नहीं कराई। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने अपनी टैक्सी पकड़ी और 65 अमेरिकी डॉलर खर्च करके वो एयरपोर्ट पहुंचे, फिर इंडिया आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने ईमेल लिखा एयर इंडिया को कई बार कि आपके यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ हुआ है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो ये पहुँच गए उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम ने भी कई बार नोटिस जारी किए। मज़े की बात देखिए कि एयर इंडिया उपभोक्ता फोरम के नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुआ, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। लेकिन जो लोग इंसाफ के लिए लड़ना जानते हैं ना, 2009 का फैसला 2019 में आ रहा है, 10 साल पड़े ही लगे और 10,000 रुपये मिल रहे हैं। क्या होगा उन 10,000 से? उपभोक्ता फोरम में जाना, खर्च करना, भागना, दौड़ना, इतनी टेंशन क्रिएट करना, सब कुछ करना, कितना झेला होगा, ठीक है। लेकिन कम से कम सबक तो मिलता है, इंसाफ के लिए लड़ना तो चाहिए, ये सबक तो मिलता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है इलाहाबाद से, जिसे अखबार वाले आजकल प्रयागराज लिखने लगे हैं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदल पाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम नहीं बदल पाएंगे। उससे अखबारों में जैसे आप देखेंगे चेन्नई, आज भी लिखा जाता है मद्रास हाई कोर्ट, क्योंकि उसका नाम पहले मद्रास था, हाई कोर्ट का नाम थोड़ी बदल पाओगे। तो खैर, तो यहाँ से क्या खबर आ रही है, काफ़ी दिलचस्प खबर है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। देश में चुनाव चल रहा है, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव आज कंप्लीट होने जा रहा है। परसों 23 तारीख को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ईमानदारी से इस पर अपना रुख क्लियर करे, अपना फैसला क्लियर करे और उससे कोर्ट को अवगत कराए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी करके केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से जवाब तलब किया है। कौन है महोदय रिट पिटीशन करने वाले, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह इनका नाम बताया जा रहा है और इनकी ओर से ये याचिका दायर की गई है और जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, डबल बेंच सुन रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा व जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने केंद्र सरकार को ये नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। बता दें आपको, डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने अपनी पिटीशन में जो आरोप लगाया है उसमें कहा है कि भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए राहुल गांधी की, और राहुल गांधी की जो सांसद सदस्यता है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान ब्रिटेन में खुद को, ब्रिटेन में ही वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, आप लोग मामला जानते हैं, ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्टर्ड कराते हुए उन्होंने खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया था। इसलिए भारत के नियम के अनुसार कि भारत का कोई भी एक नागरिक 2 जगह का नागरिक रहते हुए यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए इनका नागरिकता भी रद्द की जानी चाहिए, नागरिक भी नहीं रह सकता है वो, और दूसरे यहाँ वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, इसलिए इनका जो सांसद सदस्य है वो भी रद्द की जानी चाहिए। आपको एक चीज़ और बता दें इसमें दिलचस्प, 2015 में इसी तरीके से एक महोदय थे, उन्होंने अंशु कुमार पांडे ने भी राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ही पिटीशन दायर की थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा था, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई थी, कि केंद्र सरकार के पास
जाइए, वो इस मामले पर अपना बताएंगे। ये हमारा काम नहीं है, बाद में हम देखेंगे जब केंद्र सरकार इस पर कुछ क्लियर नहीं करेगी। अब बताइए, कैनेडियन अक्षय कुमार आज का सबसे बड़ा इस राष्ट्रवादी देशवादी क्या कहूँ देशभक्त सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके मतलब की बात कर रहा है। वो तो कैनेडियन है, वहाँ की नागरिकता है, वो कैसे भारतीय बना घूम रहा है। हम लोग खबर पढ़ के बड़ा खुश होते हैं अखबार के अंदर कि अमेरिका में भारतीय मूल का फला सांसद बन गया, भारतीय मूल का फला ब्रिटेन के अंदर मंत्री बन गया, कनाडा में मंत्री बन। हमारे यहाँ यहीं के लोगों को नहीं लड़ने दिया जा रहा है, ये गौर कीजिएगा। दूसरे लोगों को जो एनआरआईज हैं हमारे, उनको तो लड़ने क्या दिया जाएगा। हम भी कहें कि अमेरिका मूल का हमारे यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन मूल सांसद है, हमारे यहाँ पे मंत्री है, प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं, तो उस पर कितने खुश होते हैं। लेकिन यहाँ आप मानसिकता देखिए कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उनकी सांसद सदस्यता रद्द करने की बात की जा रही है, और ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं चुनाव के दौरान। आगे भी बहुत दिलचस्प चीज़ें बताऊँगा, सुनते रहिएगा कि क्या क्या निकाल के ला रहे हैं और कैसे कैसे पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। तीसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के उस बयान की पूरी रिकॉर्डिंग मांगी है जिसमें उन्होंने कह दिया था, लो जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार जी ने चोरी कराई है। आपको बता दें, 10 अप्रैल को अपने नामांकन के दिन अमेठी में राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया था, जिसके बाद बयान के एक आधे अधूरे हिस्से को उठाकर भाजपा की सांसद, जो नई दिल्ली से सांसद आती है, मीनाक्षी लेखी, इस बार उनका टिकट कट रहा है। ये भागदौड़ भी शायद उनके काम नहीं आ रही है। वो चाहती हैं वैसे खुश कर दें मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, उनका टिकट बच जाए, लेकिन लग रहा है उनका टिकट बच नहीं पा रहा है। उन मीनाक्षी लेखी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और कहा गया, ये देखिए माय बाप, माय लॉर्ड, और ये जो राहुल गांधी हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से पब्लिक में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। क्या आपने मान लिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है? तो इस पर अमेठी जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें पूरे उस बयान की रिकॉर्डिंग चाहिए। वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे सुनवाई करेगा। क्या होगा वो सब देखना इसमें दिलचस्प होगा। लेकिन अब बेचारे कांग्रेसियों को कौन याद दिलाए कि देश का कानून मंत्री, जिनका नाम रविशंकर है, उन्होंने आधार के मामले पर कितना बड़ा झूठा ट्वीट किया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई थी कि आपने हमारे फैसले को कैसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की, वो भी कानून मंत्री। लेकिन बेचारे कांग्रेस वाले भूल जाते हैं, वो फंसा नहीं पाते हैं, ये फंसा लेते हैं, माहिर है। आगे चलते हैं। चौथी खबर फिर से हमारे पास इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रयागराज उसका नाम नहीं हो पाएगा, ना ही यूनिवर्सिटी का नाम प्रयागराज हो पाएगा। हर महिला को मातृत्व अवकाश पाने का पूरा वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार है, और उसके इस अधिकार में कोई भी सरकार किसी तरीके का अड़ंगा नहीं डाल सकती, फिर चाहे वह महिला अस्थायी हो, अस्थायी हो, या किसी भी रूप में वो सरकारी संस्थान में काम कर रही हो। सरकार किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकती है। अंशु रानी नाम की एक अध्यापिका ने पिटीशन दायर की थी। उस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस प्रकाश पांडेया ने ये आदेश दिया है, और उन्होंने बता दें आपको कि इस महिला को 6 महीने का अवकाश मिलना था। मातृत्व का टीचर है, अध्यापक है, लेकिन बीएसए ने इसको सिर्फ 3 महीने का अवकाश दिया था, यानी कि छुट्टी दी थी। उसके खिलाफ ये महिला जो है हाईकोर्ट पहुंची थी, और हाईकोर्ट ने बीएसए को इस मामले में लताड़ लगाई है। साथ ही एक नई गाइडलाइन जारी कर दी और साफ कह दिया कि हर महिला को मातृत्व अवकाश पाने का पूरा वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, आप लोगों को काफी गौर करना चाहिए इस खबर पर। कर्ज माफी के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए दोबारा से, कर्ज माफी के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है। बड़ी चिंता हो रही है साहब सरकारी धन की, यही सरकारी धन लुट रहा है गरीबों का लोन माफ करने में। इसलिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने घोषणा पत्रों में की जा रही कर्ज माफी की घोषणाओं पर फौरन रोक लगाई जाए, ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है। पिटीशन दायर करने वाली महिला का नाम बता देता हूं, रीना एन सिंह, इनकी ओर से पिटीशन दायर की गई। इन्होंने कहा है पिटीशन में, काफ़ी दिलचस्प बात की है, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकों का जो घाटा है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये जो कर्ज माफी का झांसा दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, या कर रहे हैं, या घोषणा पत्रों में दावे कर रहे हैं, इस पर रोक लगाए देनी चाहिए। बता दें आपको, कर्ज माफी का इसी तरीके का वादा करके कर्नाटक में कांग्रेस भाजपा को धूल चटा चुकी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धूल चटा चुकी है, और अब फिर से
उसने आम चुनाव के दौरान यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान कर्ज माफी की बात की, अपने घोषणा पत्रों में कहा है कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। उसी के चलते ये महिला जो है काफ़ी चिंतित है, इन्हें लग रहा है राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा तब नहीं बढ़ता है जब कोई करोड़ों हजार लेकर इस देश से भाग जाता है या खुद को दिवालिया दिखाकर हजारों करोड़ गड़प लेता है, तब किसी के अंदर इतनी वो नहीं पैदा होती देश के प्रति कि वो किसी कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करे। लेकिन जहाँ गरीबों को कुछ देने की बात आती है वहीं इन पर अंकुश लगाने की बात ये लोग करने लगते हैं। तो इनकी मानसिकता को भी समझिएगा कि कोर्ट के दौरान चुनाव के दौरान कैसी कैसी पिटीशन ये जा रही। हम आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है और देखिए ऐसी नज़ीरों पर गौर किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसी नज़ीरें रिकॉर्ड में रखनी चाहिए। 26 सितंबर 2013 की वो घटना थी जब पहली मंजिल से उतरते हुए स्कूल के बच्चा गिर गया, उसकी आंख में चोट लगी। घर वालों ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता फोरम में एक पिटीशन दायर की। पिटीशन ने इस स्कूल को डे केयर को नोटिस भेजा और नोटिस भेजने के बाद इसे जवाब तलब किया और सुनवाई के बाद इस मामले को रद्द कर दिया और कहा कि इसमें कोई लापरवाही नहीं हुई। ये पीड़ित परिवार बाद में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और उसमें कहा कि पहले एम्स के डॉक्टर से हम इस बच्चे की आंख की मेडिकल रिपोर्ट मंगाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट मंगाई और मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बाद आपको सुन के खुशी होगी 2.5 लाख रुपए का जुर्माना उस डे केयर पर लगाया गया और कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर इस 2.5 लाख रुपए के जुर्माने को अदा कीजिए। देखिए ये ऐसी खबरें हैं जो आपको बताती हैं कि इंसाफ 2013 का मामला है, 2019 में फैसला, 6 साल पड़े ही लगे होंगे। कितना जद्दोजहद उठानी पड़ी होगी, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी होगी, कोर्ट में जाना पड़ा होगा, हर वकील लाखों रुपए की फीस लेके खड़ा होता है, लेकिन इंसाफ ऐसे ही लोग इस लोकतंत्र को जिंदा किए हुए। सैल्यूट करता हूं इनको। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। काफी गंभीर खबर है। 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने का घोषणा पत्र में ऐलान किया है राहुल गांधी ने। तो क्यों ना इसे मतदाताओं को सीधे सीधे रिश्वत देना माना जाए। सुन लीजिएगा, दोबारा बता देता हूं आपको। 5 करोड़ गरीब परिवारों को यानी कि 5 करोड़ गरीब परिवारों को देंगे तो परिवार को अगर जोड़ेंगे, 5 करोड़ लोगों को देने का प्लान है तो परिवारों को जोड़ेंगे 20-25 करोड़ बैठ जाएगा, क्योंकि एक परिवार में 4 से 5 लोग तो होते ही। यानी कि 20-25 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने का राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जो वादा किया है, क्यों ना उसे मतदाताओं को, चुनाव से पहले जो वादा किया है, क्यों ना उसे मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में शामिल किया जाए। ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और साथ कहा है कि इसको सीधे सीधे रिश्वत देना माना जाए। अब आप बताइए साहब, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी पुरुष, विकास पुरुष, क्या क्या उनके नाम में कहें। खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, कभी चौकीदार कहते हैं, कभी चाय वाला कहते हैं, कभी छोटी जाति का कहते हैं, पता ही नहीं क्या, कभी फकीर बता देते हैं, पता ही नहीं क्या बताने लग जाते हैं, कुछ पता नहीं है। पर जो भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2014 में कहा 15 लाख दूंगा अगर मेरी सरकार बनी। तो कोई गया था क्या कोर्ट के अंदर? यहाँ गरीबों को 72,000 मिलने हैं, वो जो मिलेंगे लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम नहीं है, मिल सकती है सीधा सीधा, ऐसा कोई जुमला नहीं है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाया जा रहा है। बार बार ये कोशिशें चुनाव के दौरान क्या कहती हैं कोर्ट में जाने की। आप लोगों से मेरा ये सवाल है, इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।